दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। नितिन गडकरी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इतनी हलचल हो गई है, चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि कैसे अब नितिन गडकरी जो है वो अमित शाह और मोदी को ठिकाने लगाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से बात की और बयान जो दिया है उसमें उन्होंने सीधा कहा है कि कई बार फसल में बाहर से कीटनाशक आ जाते हैं, तो कीटनाशक दवा छिड़क कर कीड़े आ जाते हैं तो कीटनाशक दवा छिड़क कर उनको खत्म किया जा सकता है। तो ये बात जब से उन्होंने बोली है तब से राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। और नितिन गडकरी यूं ही कुछ नहीं बोलते। पिछले कुछ वक्त पहले, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पुरानी ही बात है, जब उन्होंने खुद के प्रधानमंत्री बनने की बात को लेकर के कई बार अलग अलग तरह से बयान दिए थे अपने भाषणों में। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इतना कुछ हो रहा है और महाराष्ट्र में चुनाव है और उस चुनाव के वक्त में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अब सवाल ये पैदा कर रही है कि नितिन गडकरी खेमे में है, खेमे से बाहर है। कुछ तो ये चर्चा कर रहे हैं कि नितिन गडकरी को मोदी और शाह ने इस चुनाव से इतर कर दिया है, बावजूद इसके कि वो 40 रैलियां कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के बाद उनसे सिर्फ 10 रैली कम, देवेंद्र फडणवीस के बाद वो इतनी रैलियां कर रहे हैं। और उसके बाद मोदी 8 रैली कर रहे हैं, योगी 20 कर रहे हैं, अमित शाह सिर्फ 10 कर रहे हैं और गडकरी जी जो है वो कर रहे हैं 40। तो कुल मिलाकर के नितिन गडकरी जो है उनके साथ कुछ हुआ है या वो किसी के साथ कुछ करने जा रहे हैं, ये तमाम तरह की चर्चाएं इस वक्त हो रही हैं। क्या नितिन गडकरी मोदी शाह के आगे घुटने टेक सकते हैं? पिछले 10 साल में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन क्या अब ऐसा हो सकता है बावजूद उसके जब मोदी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, लोकसभा चुनाव में भी सीटों के कम पड़ गई और दूसरों से उन्हें अलायंस करके आना पड़ा, सत्ता में किसी तरह से बने हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में नितिन गडकरी का हाथ बड़ा है और जब वो फसल और कीटनाशक की बात कर रहे हैं तो किसी को तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कौन है वो? चर्चा ये है। आइए बात करते हैं राजीव खन्ना जी से और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपने पूरी बात सुनी। सवाल ये है कि क्या नितिन गडकरी इतने पावरफुल है कि वो किसी को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं? देखिए, अपने आप में इतने पावरफुल नहीं कह सकते आप उन्हें, पर हाँ, अगर उनके पास आरएसएस की बैकिंग है, उनके पास जो आप कह लीजिए कि कुछ लोगों की पार्टी के अंदर से बैकिंग है, तो डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है। एक चीज तो ये है। और फिर बात ये है विनीता, जो आपने कहा कि ये बयान जो है इसको थोड़ा सा तोड़ के देखने की जरूरत है, एक तरीके से, कि ये कौन से कीटाणु हैं या कौन से कीड़े हैं जिनके लिए कीटनाशक की जरूरत है। क्या ये वो कीटाणु है जो बीजेपी ने कहीं इंपोर्ट किए हैं बाहर से अपनी पार्टी में, जो कि ऑब्वियसली अगर आप कांग्रेस से लोग लेकर आए हैं तो साथ साथ ही कांग्रेस कल्चर भी आया है। अब इन लोगों को अंदर लिया गया, सिर्फ ठीक है इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए लिया गया, पर फिर साथ में कांग्रेस का कल्चर भी आया है। और वही चीज बार बार जो आती है कि कुछ सीनियर नेताओं को, जो आज से जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया था, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी बाकी लोग थे, वो हमेशा एक चिंता करते थे कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण ना हो जाए। अब वो चीज साफ नजर आ रही है वहां पर। अच्छा, फिर गडकरी को आप जो है ना, इनको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, गडकरी को आप थोड़ा हल्के में नहीं ले सकते। रीजन बीइंग, एक तो देखिए, आपने कहा महाराष्ट्र चुनाव की बात है, तो महाराष्ट्र चुनाव में वो वहां पर बीजेपी के टॉल नेता हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी चीज, गडकरी की छवि की बात भी अगर हम कहें तो वो उस तरीके के कंट्रोवर्सी में कभी नहीं आई जिस तरह के बाकी नेताओं की आई। चाहे वो आप कह लीजिए कि जो पॉलिटिकल जो लेक्सिकोग्राफी है या पॉलिटिकल जो शब्दावली का इस्तेमाल है, कभी हल्के बयान नितिन गडकरी की तरफ से नहीं आए, और ना ही कभी ऐसे बयान आए जिनको लेकर हमेशा एक कंट्रोवर्सी खड़ी होगी, वैसे बयान भी नहीं आए। मंत्रालय जो उनको मिला वो काम करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिवली देखें तो उनमें कुछ हमको कमियां भी नजर आती हैं, कई सवाल भी खड़े होते हैं, सवाल उठाए भी जाते हैं, पर वो ऐसा एक एटीट्यूड नहीं है उनका जिस तरीके से आज मतलब बीजेपी की पहचान बनती जा रही है कि आप किसी भी बात को लेकर आप बिल्कुल निगेट कर देते हैं, सिरे से आप जवाब नहीं देते हैं, या आप कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे। वो सब चीजें कम से कम नितिन गडकरी के साथ एसोसिएट नहीं होती, इसलिए उनके बयान को हम कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। और ये जो बयान है, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि वो क्या कहना चाह रही हैं या किसको बाहर दिखाया जा रहा है, क्या है। और फिर जिस तरीके से आपने बात की है, रैलियों की बात की है, तो नो डाउट अगर उनको इतनी सारी रैलियां एड्रेस करनी है महाराष्ट्र में, तो कहीं ना कहीं पार्टी भी समझती है कि उनके बगैर नैया पार लगाना इतना आसान नहीं है। और उनकी वो जो छवि है या उनका जो
कार्यशैली है, ठीक है, उसमें कमियां हैं, हम लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं, पर उनकी वो जरूरत है, महाराष्ट्र को इस समय जरूरत है। और शायद इसी वजह से उनको इतनी ज्यादा रैलीज भी मिली हैं, और उनकी बात जो है वो एक बार हंगामा तो खड़ा करेगी, डेफिनेटली करेगी, क्योंकि बीजेपी के अंदर इस समय सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अंदर बहुत कुछ चल रहा है, खेमेबाजी भी चल रही है, अंदर नाराजगी भी चल रही है। बहुत से लोग इस चीज से नाराज है कि ये वो पुरानी बीजेपी नहीं रहेगी जो अपने आप को कहती थी पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद डिसिप्लिन, वो पार्टी नहीं रहेगी है। फिर ये वो पार्टी भी नहीं रहेगी है जिसको कभी आरएसएस टोटली डिक्टेट किया करता था। कोशिशें मोदी शाह रेजिम में ऐसी भी रही है कि आरएसएस के डिक्टेट को एक तरीके से थोड़ा सबवर्ट करके देखने की बात कह लीजिए, या उसको बाईपास करने की बात भी रही है। और शायद इसी वजह से जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा का जो बयान था कि आरएसएस की जरूरत को लेकर, उसको कैसे भी इंटरप्रेट किया गया वो एक चीज है, पर ऐसे बयान देने की जरूरत क्या पड़ी थी और उसका फिर रेपरकशन क्या हुआ। और सबसे बड़ी चीज कि आरएसएस अल्टीमेटली संघ परिवार का एक फाउंटेन हेड है, और वो एक आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड है, तो वो अपनी जो है पकड़ जो है इन तमाम घटकों पर बनाए रखना चाहेगा। और इसी के तहत कहीं ना कहीं ये बयानबाजियों से एक स्ट्रैटेजी है संघ की पुरानी कि आप पब्लिक का मूड जज करें, कोई स्टेटमेंट किसी से दिलवाएं या कोई दे स्टेटमेंट, उस पर लोगों का क्या मूड है, उस पर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, और फिर उसको नाप तोल कर आगे का कदम उठाया जाए। जी विनीता। तो यहाँ पर आपको लगता है कि नितिन गडकरी जो अपना मतलब एक प्लान इस वक्त सोच रहे हैं और प्रधानमंत्री पद की तरफ भी एम कर रहे हैं, यहाँ पर मोदी और शाह जो है वो ये होने देंगे? और आपको लग रहा है कि क्या वो इतने वीक हो चुके हैं कि उन्हें इजीली डोमिनेट किया जा सकता है, स्पेशली महाराष्ट्र इलेक्शन में, जहां पर पहले से ही टीवी पर ये सर्वे आने लगे हैं कि एज बिल्कुल नियर बाय रहेगा? देखिए, बात ये है कि कोई भी पॉलिटिशियन, जब इस स्तर का पॉलिटिशियन जब होता है किसी पार्टी में, और अगर जो एम करता है जैसा आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या कोई और पोस्ट के लिए, तो देखिए हर एक की अपनी एस्पिरेशंस होती हैं, हर एक के अपने डिजायर्स होते हैं। और आफ्टर ऑल ये नेता जो होते हैं किसी भी पार्टी के हों या किसी भी पार्टी में बात हो, तो कई सालों का इनका एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो जहां तक उसमें एम करने की बात अगर सही है तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। हर एक की अपनी एस्पिरेशंस होती हैं, कुछ डिजायर्स होते हैं, कुछ किसी चीज के लिए मेहनत की होती है, वो चीज है। दूसरी चीज आपने कहा कि क्या उनको या किसी को किनारे लगाया जा सकेगा, ये इतना, देखिए बीजेपी के अंदर कम से कम एक वो स्ट्रक्चर था जो कुछ हद तक बीजेपी के अंदर से आवाजें आती हैं कि डिस्टॉर्ट हुआ है, वो सब है, पर आप किसी को, खास तौर पे गडकरी जैसे नेता को, उनका जो स्तर है उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते दूसरे तरीके से। या वो भी अगर हम बात करें तो गडकरी भी किसी चीज को बुलडोज नहीं कर सकते। कम से कम ये आरएसएस या संघ परिवार का एक जो स्ट्रक्चर है, जो इनका एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, उसमें ये चीजें इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर गडकरी जिस तरह का उनका पीछे भी बयान आया था पीएम पोस्ट को लेकर, या वैसे अगर जो ऐसी पोस्टरिंग कर रहे हैं या उनके ऐसे बयान आ रहे हैं, तो उसके पीछे जरूर कुछ ठोस चीज होगी, तभी ऐसे बयान वो दे रहे हैं। अब वो बयान क्या रूप लेते हैं, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है और कैसे ग्राउंड पे अमल पे होते हैं, ये अभी आने वाले वक्त में पता लगेगा। विनीता सर, यहाँ पर बड़ा सवाल एक ये भी निकल के आ रहा है कि अगर महाराष्ट्र चुनाव के बाद ऐसा कुछ हुआ, लेकिन इस बीच में महाराष्ट्र चुनाव में अगर हार हुई, तो उसका ठीकरा ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और गडकरी पर फोड़ेंगे, क्योंकि उनकी ही सबसे ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई हुई है। और अगर यहाँ पर मतलब अगर हार होती है तो, और अगर जीत होती है तो उस वक्त ये पूरा क्रेडिट ले लेंगे और फिर उसके बाद अपने मन से चीजें करेंगे। क्या आपको लगता है कि आरएसएस को इस तरह से घुमा पाना आसान है? अब इतना आसान नहीं है ये चीज, खास तौर पे जो पोजीशन बीजेपी की रही है लोकसभा चुनाव में, उसके बाद आरएसएस कहीं अब दोबारा अपने आप को उस तरीके से असर्ट कर रहा है कि हाँ वो फाउंटेन हेड है और उसके अनुसार ही चीजें होंगी। हार और जीत जो है, देखिए एक तो दो पक्ष हैं, आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। और हम एक चीज और भी जानते हैं कि खासतौर पे नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, तो इनके एक पैटर्न सा बन चुका है पिछले कुछ सालों में कि अगर जीत होती है तो फिर वाहवाही, जीत हुई तो मोदी है तो मुमकिन है, पर हार है तो फिर कोई और है तो मुमकिन है। और वो हार का ठीकरा किसी के सिर पे भी फोड़ना, वो एक अलग सा एक मतलब एक पैटर्न ऐसा इमर्ज हुआ है कि वो ठीकरा किसी और पे फोड़ा जाता है। पर यहाँ देखिए दो तीन चीजें और हैं। एक तो महाराष्ट्र आरएसएस का भी गढ़ है, नागपुर,
गडकरी वहां के एक टॉल नेता हैं, ये दूसरा फैक्टर है। फडणवीस फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, हालांकि उनका ग्राफ भी काफी नीचे गया है पॉपुलैरिटी का, हम एक चीज ये भी देख रहे हैं। फिर बीजेपी ने खुद अपने सीएम को एक तरीके से डिमोट किया, फडणवीस को तो डिमोट किया ना एज डिप्टी सीएम बनने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वहां पर एक जो सरकार है उसको गिराया जाए और ये सब किया जाए। तो ये चीजें कंसिडर की जाती हैं कि किस तरीके से उन्होंने आपको जो उनको कहा गया वो किया, या किस तरीके से पार्टी लाइन को टो किया। ये तमाम चीजें आप इतनी जल्दी इग्नोर नहीं कर सकते। अब वो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले एक चीज थी कि हर चीज मोदी शाह के अनुसार बुलडोज की जा रही थी, पर अब ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आरएसएस में एक जो हमने एक देखा था कि आरएसएस के अंदर कुछ लोग खुल के बात करते थे हमारे से, अगर हम ग्राउंड पे बात करते हैं कि हाँ ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि यहाँ सुप्रीम जो है वो आरएसएस है, आपका जो फाउंटेन हेड है वो आरएसएस है। तो इसलिए अब आप आरएसएस को अपने आप को दोबारा एसर्ट कर रहा है, और लोकसभा चुनाव के बाद खासतौर पे वो चीज अब पॉसिबल नहीं है कि हर चीज को बुलडोज किया जा सके। हाँ, जहां तक है मतलब कि आपका जो अपना स्टेट है, गुजरात है या कुछ और एरियाज हैं जहां पर ठीक है आपका वर्चस्व है, आप बिल्कुल वहीं पर डिक्टेट करते हैं चीजों को, वो एक अलग चीज है। पर अब आप टोटली जो है वो आरएसएस को उस तरीके से डिक्टेट नहीं कर सकते, आपको मानना ही होगा कि क्या हो रहा है। और कहीं ना कहीं एक चीज का रियलाइजेशन यहाँ भी है कि किस तरीके से इनका खुद का पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है मोदी का वो भी गिरता चला जा रहा है। ये रियलाइजेशन भी कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर इस समय है, और इसी वजह से बीजेपी के अंदर ये चिंता भी है कि एक जो अभी तक एक चिंता थी ना कि मोदी, अमित शाह, फिर इसके बाद कौन, तो आपको सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं नाम उभरने शुरू हो रहे हैं, और वो नाम जो है वो पॉपुलर जो है ना स्फेयर में रहने बहुत जरूरी होते हैं, जिसके लेकर पार्टी का काडर भी कॉन्फिडेंट रहता है, सपोर्टर्स भी कॉन्फिडेंट रहते हैं, और फिर घूमकर बात ये आती है कि पार्टी सुप्रीम है ना कि इंडिविजुअल्स, जो कि कुछ समय से बीजेपी के साथ ये मामला कुछ गड़बड़ चल रहा था। जी विनीता। सर एक सवाल आखिरी, यहाँ पर एक ऐसी तस्वीर सामने निकल के आ रही है कि अगर हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव की, और महाराष्ट्र के चुनाव में मतलब एक ऐसी परिस्थिति है जो कि इनके लिए खुद बड़ी एक इतनी बड़ी चिंता विपक्ष के लिए नहीं बनी हुई है महाराष्ट्र को जीतना, जितनी बड़ी चिंता खुद बीजेपी में बनी हुई है इन तमाम लोगों के लिए जो जो ये चाह रहे हैं कि उनका कद बढ़ जाए, लेकिन उनके कद बढ़ने के बीच में ये रिजल्ट जो है ये आड़े आ रहा है। हरियाणा चुनाव हुआ, हरियाणा छोटा स्टेट था, महाराष्ट्र 288 सीटों का स्टेट है। यहाँ पर तस्वीर जो है, लोगों का ही कहना है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे उन दोनों ने भी साथ छोड़ दिया है, यहाँ पर उतना ज्यादा एक्टिव व एग्रेसिवली नहीं साथ दे रहे हैं वो। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये परिस्थिति खिचड़ी की तरह नहीं लग रही है कि किसी के हाथ कुछ नहीं आने वाला, ऐसी परिस्थिति में पता लगा कि टाई होकर के आ जाए सामने चीजें? देखिए, इस पॉसिबिलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ एक बड़ी अजीब सी परिस्थिति है कि एक तरफ तो दो नेशनल पार्टीज हैं, आपकी बीजेपी है और कांग्रेस है। और बीजेपी से पहले जो वो प्रोमिनेंस थी वो किसी समय शिवसेना की रहती थी और कांग्रेस की रहती थी। अब क्या हुआ है कि शिवसेना ले लीजिए, एनसीपी ले लीजिए, इन दोनों पार्टियों में स्प्लिट हुआ है, और एक एक खेमा एक एक ग्रुप के साथ है। तो खिचड़ी की जो पॉसिबिलिटी है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिर पोस्ट पोल अलायंसेस किस तरह के बनते हैं, क्या चीजें होती है, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनसीपी दोनों खेमे ले लीजिए और उसी तरह शिवसेना दोनों खेमे अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक रीजनल पावर हाउस है, उस रीजन में अपनी जो आइडेंटिटी बचाए रखना और अपना रिलेवेंस बचाए रखना, ये उनके लिए बहुत बड़ी लड़ाई है। और फिर साथ साथ इनके नेता जो हैं वो एम्बिशियस भी हैं। वो एम्बिशन आपने देख लिया, चाहे वो एकनाथ शिंदे का आपने देखा और चाहे फिर आपने वो अजीत पवार का देखा। और दूसरी तरफ ऑब्वियसली हेवी वेट हैं, शरद पवार हैं वहां पर, उद्धव ठाकरे हैं, वो तो है ही है। तो ये पोस्ट पोल अलायंसेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और जो ओवरऑल पिक्चर इमर्ज होगी उसको लेकर जो आपने कद की बात की, तो ये भी डिसाइड होगा किस पार्टी में किस नेता का कद बढ़ रहा है, घट रहा है, पॉपुलैरिटी ग्राफ क्या है। और सिर्फ ये इकलौता चुनाव तो है नहीं, इसके बाद दिल्ली का चुनाव है, फिर धीरे धीरे बिहार की तरफ भी बात जाएगी, बंगाल की तरफ बात जाएगी। बहुत चीजें हैं जो अनफोल्ड होने वाली है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हरियाणा तो एक छोटा राज्य था, और हरियाणा का भी आपने हाल देख लिया था, क्योंकि बीजेपी को पता था कि वहां हालात कुछ ठीक नहीं है। हालांकि जीत की बीजेपी, और वहां पोस्टर्स पे, बैनर्स पे मोदी साहब के चेहरे तो नहीं थे नजर आ रहे, और वो जीत गए तो उसके बाद क्रेडिट मिल गया, अमित शाह साहब बिल्कुल पिक्चर में सामने आ गए, ये चीज है।
पर क्या महाराष्ट्र में ऐसा होता है, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। महाराष्ट्र का चुनाव जो है ना, वो बड़ा एक मैं कहूंगा रेजर्स एज पे चल रहा है, इसलिए जीत हार किसी की भी हो, पर इसमें सर्वाइवल जो है, आपके फैक्शंस जो है, रीजनल पार्टीज जो है, छोटी पार्टीज जो है, उनके लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ। जी विनीत, थैंक यू सो मच सर, आपके विचार हमारे साथ साझा करने के लिए, खास तौर से जब महाराष्ट्र में ऐसा द्वंद्व बना हुआ है जहां ये समझ नहीं आ रहा है कि किसके सिर ताज जाएगा, क्योंकि अभी तो कई लोग कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे के लिए बहुत क्लियर विनिंग है यहाँ पर और वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो कोई कह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस। कुछ ज्यादा फर्क आया नहीं है इन 5 सालों में, बावजूद इसके कि महाराष्ट्र को स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिली और अभी भी महाराष्ट्र उसी लीग पर चल रहा है। ये चिंता की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।